ऑक्यूरेंस बोले तो ऑक्यूरेंस मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मैंने उसका काफ़ी गो थ्रू किया है, तो शुरुआत में काफ़ी ऐसी अननेसेसरी नाम है। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन पॉइंट, द लार्ज नंबर ऑफ मेटल, क्योंकि देखो यहाँ से मेटल नॉन मेटल की एक रेंज आती है पी ब्लॉक में, है ना, जैसे जिगजैग लाइन आती है। तो बोलते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ मेटल और होते हैं ना, वो ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड। बोले का मतलब क्या है कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर यही मेटल सल्फर से रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड बनाएंगे। क्लियर? ऑलरेडी वी नो अबाउट रिएक्शन कैसे करते हैं। और का मतलब क्या होता है? एनीवन? साइमा, और क्या होता है? सर जो चीज प्योर फॉर्म में रहती है। रॉन्ग, यू आर नियर बट नहीं, नॉट राइट। जिसको निकालते हैं ना डायरेक्टली नीचे से जो आता है। फिर मिनरल का मतलब क्या मिनरल, होता जो चीज नीचे से अंडरग्राउंड से निकालते हैं। है? ये तो ग्राउंड से ही निकलते, सारे मेटल मैक्सिमम ग्राउंड से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं। और मिनरल एक ही चीज है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। पर एक चीज याद रखो, जब भी और बोला तो ऐसा कोई मटेरियल या पत्थर या मेटल या ऐसी कोई चीज जिसमें से तुम मेटल निकाल रहे हो, उसमें उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, दो पत्थर है, दोनों पत्थर में मान लो एक कॉपर मेटल है, ठीक है। अब इस पत्थर के अंदर कॉपर मेटल की मात्रा 20% है, और इस पत्थर में कॉपर की मटेरियल की मात्रा 60% है। तो बता सकते हो किसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा है? जाहिर बात है तुम बोलेंगे सर पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले में कॉपर की जो क्वांटिटी है वो 60% है। तो मैं बोलूंगा जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। तो उसको और बोलते, क्या बोलते? तो और वो मटेरियल को बोलते सब्सटेंस में जिसमें हमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, और जिसमें मेटल की क्वांटिटी कम मिलती है। इन सारे कॉम्बिनेशन को दुनिया में ना, हर एक पत्थर में स्टोन जो बहुत सारे होते हैं ना एतराफ में, हर एक चीज के अंदर कॉपर होता है, पर ज्यादा मात्रा में जो चीज के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड ओर। क्लियर है साइमा, फरहान? तो ग्रुप 16 हाँ सर। एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड चैल्कोजी। तो ये देखो यहाँ पे एक और नाम है किसका? ग्रुप 16 एलिमेंट का। ग्रुप 16 एलिमेंट कौन से रहेंगे ग्रुप 16? तो ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरी, ये ऊपर जो लिखा है ना, ये सब ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। इनको चैल्कोजीन भी बोलते हैं। अब चैल्कोजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये और फॉर्मिंग एलिमेंट, और फॉर्मिंग मतलब और फॉर्म में होते हैं। तो कोई भी चीज और फॉर्म में कब रहती है? जब वो जमीन के नीचे पाई जाए, जैसे तुमने बोला फरहान, ये करेक्ट है। पर ये दो तरीके से मिलती है जमीन के अंदर, या तो ऑक्साइड के साथ मिक्स होके, या तो सल्फाइड के साथ मिक्स होके। पर ये अकेली नहीं रहेगा, जब पत्थर के अंदर ना अगर कॉपर है तो कॉपर के साथ सल्फर ऑक्साइड कुछ भी मिक्स रहेगा। इन मिक्सअप से इस कॉपर को प्योर करके निकालना होता है, क्योंकि प्योर फॉर्म में कॉपर जमीन के अंदर नहीं होता, वो मिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना, मान लो तुम्हारा मिट्टी है, और तुम क्या करो, मैग्नेट को उस मिट्टी के नजदीक लेकर जाओ, तो क्या होगा? मिट्टी मैग्नेट में चिपक जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि एक मिट्टी के अंदर ऐसे भी कुछ जर्रे हैं जो आयरन है, बाकी जर्रे जो उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो कुछ और है। समझ में आया कि नहीं? इजी है ना कॉन्सेप्ट? तो कोई भी चीज आपको ना दो तरीके से मिलेगी दुनिया में। अगर और की बात हो, एक रिएक्टिव फॉर्म है और एक नॉन रिएक्टिव फॉर्म। तो ज्यादातर और जो है यहाँ पे सल्फाइड ऑक्साइड लिखा है, तो समझ जाओ ये रिएक्टिव फॉर्म में, ये कंबाइंड फॉर्म में। ओके, अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे के पॉइंट्स में आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का। मतलब ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे निर्भर करती है? अपने ऑक्सीजन पे ही निर्भर करती है। अब चलो देखते हैं कि इसका हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में कितना परसेंटेज है। तो बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है ना, वो 20.95% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर है। पर हम पूरे एयर में, मान लो अगर पूरे एयर का अगर 100% वॉल्यूम है, तो उसमें 20% तो सिर्फ ऑक्सीजन, यानी बहुत कम मात्रा है। ये रेशो बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट रेशो। अब जो बचा 46.6% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और बोलते हैं कि 25% वॉल्यूम है, और 46.6% अर्थ के क्रस्ट में भी ये प्रेजेंट है मास के बेस पर, है ना। तो देखो ना, ये जो भी ऑक्सीजन वो सिर्फ हवा में नहीं होती, पानी के अंदर भी होती है। मछलियां भी तो सांस लेती है। सल्फर फॉर्म 0.034% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बोलते जो सल्फर है वो 0.03% अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट कभी भी बोलेगा तो मत समझ जानेगा कि जमीन के अंदर की बात हो रही है। इट अकर मेनली इन कंबाइंड फॉर्म। बोला जितने भी सल्फर टाइप के और मिलेंगे ना आपको मेटल, वो ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। अब कैसे कंबाइंड होंगे? जिप्सम फॉर्म में हो सकते हैं, एप्सम सॉल्ट फॉर्म में हो सकते हैं, या बैरिएट फॉर्म में हो सकते हैं। देखो हर एक के नाम ना केमिकल फॉर्म में अंदर लिखा है।
जिंक ब्लेंड के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉपर पायरेट में भी सल्फाइड। देखो सब में क्या कॉमन है, सब में सल्फर तुम्हें कॉमन दिखाई देगा, तो यानी सल्फर ऐसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहता है जमीन के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़े। हाँ सर। आगे का ये पूरा के हाँ पूरा टिक सर। मार्क करो अच्छे से, क्योंकि मैं ज्यादातर देखो टिक मार्क ही कर रहा। सेलेनियम एंड टेलोरियम और अल्सो फाउंड। अब मैं इतना टिक मार्क और टेक्स्ट बुक से इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें से टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है, कि वो लोग इतना टफ पेपर नहीं बनाएंगे, है ना। सेलेनियम एंड टेलोरियम ये तो ग्रुप 16 एलिमेंट है। बोल रहे कि ये ना मेटल सेलेनाइट फॉर्म में भी मिलते हैं। मेटल सेलेनाइट का मतलब क्या होता है, यानी मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, जैसे कॉपर आयरन, इनके साथ कंबाइंड और सल्फाइड और होंगे। अरे आप ये भी तो ऊपर पढ़ा। ये बोल रहा है कि स्पेशली सेलेनियम और टेलोरियम ये दो एलिमेंट है, ये आपको हमेशा मेटल के साथ कंबाइंड होंगे या तो सल्फाइड के ओर के फॉर्म में। और जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी उस जो भी पत्थर या मिट्टी है उसके अंदर। अब आते हैं पोलोनियम। आप देखो नाम से ही पता चल रहा है पोलोनियम बहुत फेमस एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखो रेडियो एक्टिव के बाद डीके क्यों लिखा हुआ है, तो डीके का मतलब होता है ब्रेक होना। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डीके क्यों वर्ड लिया गया, क्योंकि ये ना हमेशा अपनी जो रेडिएशन को उसको रिलीज करते रहते हैं, और ये रेडिएशन इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि वो अपने आप को बार बार ब्रेक कर देते हैं। जैसे हमारे अर्थ में कैसे अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, जमीन ना क्रैक होने की कोशिश करते रहती है, अपने आप को ही दो हिस्से में तोड़ने की कोशिश करती है अपनी दरारों से। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आइटम अपने आप को क्रैक करते रहते हैं कंटिन्यू अर्थक्वेक की तरह, जिसकी वजह से इनमें से रेडिएशन बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। अब बोलते हैं कि जब पोलोनियम डीके होता है ना, यानी अपनी मात्रा कम करता है, तो वही पोलोनियम थोरियम और यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जाहिर बात अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कुछ वक्त के बाद उसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में बदलाव आएगा। जब उसका एटॉमिक नंबर इतनी रेंज में पहुंच जाए जो थोरियम और यूरेनियम के क्वांटिटी के बराबर हो जाए, तब वो प्रोडक्ट बदल जाएगा, उसको पोलोनियम की बजाय थोरियम या यूरेनियम बोलेंगे। समझ में आया यहाँ पे? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने टिक मार्क डायरेक्टली बहुत छोटा छोटा किया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन ग्रुप्स भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? तो हेलोजन का फुल फॉर्म है, ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है बॉन्ड। तो हेलोजन सॉल्ट, सॉल्ट बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसे टाइप के एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं, इनसे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये ज्यादातर आपको समुद्र के किनारे में चट्टानों में मिलेंगे, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिक। हमें पता है इसका ज्यादातर काम क्या होता है, क्लीनिंग पर्पस क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन वाटर भी काफी हद तक सेम ही काम करता है। अब इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ भी मैंने पूरा टिक किया था, मुझे लगा कि काफी अच्छा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हेलोजन होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब इनके रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी क्यों आती है? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। अब बोले सर ये इतना टफ टफ वर्ड के यूज करें, तो सिंपल, ये मेटल नेगेटिव होते हैं, ये एलिमेंट, मेटल नहीं सॉरी एलिमेंट नेगेटिव होते हैं। अब कोई एलिमेंट नेगेटिव होगा तो तुम्हें पता है नेगेटिव एलिमेंट कभी भी अकेले नहीं रहते, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इनको फ्री स्टेट में पता करना तो भूल जाओ, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे तुमको हर एक जगह। अगर तुम बोलेंगे सर फ्लोरीन मिलेगा, नहीं, फ्लोरीन ऑक्साइड मिल सकता है, फ्लोरीन नाइट्राइड मिलेगा, पर तुमको फ्री स्टेट नहीं मिलेगा। समझ में आया ये वाला फरहान? आगे बढ़े। फ्लोरीन अक्सर मेनली इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड। बोला कि फ्लोरीन जो है मोस्टली इनसॉल्युबल फ्लोराइड के साथ ही मिक्स होता है। फ्लोराइड का मतलब क्या है? जैसे मान लो कैल्शियम के साथ है, तो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब मिक्स कंबाइन है उसके साथ, पर आपको लेयर दिखती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जांपल देता, पानी में अगर आप तेल डाल दो तो दोनों की लेयर आपको दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसी तरह से सल्फर जब भी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो ये इतना अच्छे से कंबाइंड नहीं होगा, आपको आसानी से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, इजिली सेपरेशन आपको दिखाई देगा। एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉइल, बोलते और उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। ये तो हमें पता है, फ्लोरीन क्या नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है ना। फ्रेश वाटर प्लांट, बोन्स एंड टीथ एनिमल के अंदर भी फ्लोरीन पाया जाता है। समुद्र की बात करें तो समुद्र के पानी के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें कुछ मात्रा में पाई जाती है, कुछ नहीं यार, सॉल्ट तो ज्यादातर ज्यादा मात्रा में पाई जाते हैं। हाँ, ये फ्लोरीन क्लोराइड की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। हाउएवर इट मेनली कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, बोलते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में 2.5% समुद्र के पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। आप इसको निकाला भी जा सकता है सी बैट के जरिए। सी बैट का मतलब क्या होता है? सी की डीप साइड में, बोलते हैं कि अगर आप समुद्र की तल में जाओगे ना, तो उस तल की जो रेत है उस रेत को सी बेड बोलते हैं। उस तल की रेत में ना आपको सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और दूसरा मिलेगा कार्नोलाइट। अभी ये कार्नोलाइट क्या होता है? तो कार्नोलाइट इवेपोरेटिंग मिनरल होता है।
क्या होता है ये? इवेपोरेटिंग मिनरल। ऐसा मिनरल जो हवा में फट से उड़ जाता है ना, ये आपको जमीन की तल के अंदर जो सैंड होती है उसके अंदर ये सब मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। इनका केमिकल फॉर्मूला राइट साइड में लिखा है, नहीं याद हो रहा है तो कोई इशू नहीं, कुछ चीजें याद करना है, ज्यादा इतना डिटेल में जाना सर नहीं। पूछेगा क्या इसका फॉर्मूला? नहीं, अक्यूरेंस पूछता है, ऐसे डिटेल में नहीं। टेल मी द व्हाट द कार्बोनाइट, तो समझ जाना पेपर टफ बन हाँ गया। हाँ, वो तो इतना समझ टफ नहीं जाएगा था, बोलेगा, डिपॉजिट वाला सिंपल जो भी आएगा, लिखा डायरेक्ट होगा। अक्यूरेंस बोलेगा। एक्सप्लेन द अक्यूरेंस ऑफ फ्लोरीन, एक्सप्लेन द अक्यूरेंस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, कहाँ का वो कार्नोलाइट। रहते हैं। हाँ इतना डिटेल में नहीं हाँ रहेगा ठीक है। कि उसको भी पता है ये पेपर टफ ठीक। हो गया। ठीक है, सिंपल बच्चा कर ही नहीं पाएगा। मैरिन लाइफ अल्सो कंटेन आयोडीन। बोले जितने भी पानी मरीन लाइफ होती है, मरीन लाइफ बोले तो जो मछलियां हो गई, मछली की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज्यादातर प्लांट की बात हो रही है कि मरीन लाइफ मतलब समुद्र के नीचे जो ट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल ले रहा सीवीड। सीवीड क्या होता है? सीवीड, हाँ, तो सीवीड और सरीन, जो मरीन में प्लांट अलगी होती है ना, जो समुद्र के अंदर अलगी उगी होती है, प्लांट अलगी, उनके अंदर 0.5% में आयोडीन प्रेजेंट होता है। फिर आता है चिल्ड सल्फेट्रे। ये क्या होता है? एक्चुअली ये ना सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट का ये दूसरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, NaNO3, उसको चिल पटरे बोलते हैं। ये 0.2% प्रेजेंट होता है ऑफ सोडियम आयोडाइड के साथ फॉर्म प्रेजेंट होता है। सोडियम आयोडाइड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके, यानी आयोडीन भी प्रेजेंट है इनडायरेक्टली। अब आते हैं एस्टेटिन। एस्टेटिन एक्चुअली ग्रुप 6 हेलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है। ये सबसे लास्ट मेंबर होता है पूरे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट का, और ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी रहता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसकी हाफ लाइफ भी 8.1 आवर्स है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है ना। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट हेलियम नियॉन, ये तो हमें पता ही, सब ग्रुप 18 एलिमेंट है ना। ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। और ज्यादातर जितनी भी नोबल गैसेस है उसको में अगर रेडॉन को आप छोड़ दो तो रेडॉन सिर्फ एटमॉस्फेयर में होती है, बाकी तो आसमान में एकदम ऊपर ऊपर गैसेस रहती है, ये आपको जमीन में मिलेगी। देयर अबंडेंस इन ड्राई एयर इज 1%। बोलते हैं कि इनकी जो प्रेजेंटी है नोबल गैस की, ड्राई में सिर्फ 1% ही इनकी प्रेजेंटी है। ठीक है, तो जरा लेट मी चेक कि ये इसमें डिटेल में, हाँ मैंने पूरा ही टिक कर दिया डायरेक्ट डायरेक्ट। विथ आर्गन द इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। बोलते हैं इस 1% में भी आर्गन की जो क्वांटिटी वो सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हेलियम इज नेचुरल गैस। मतलब हमारे इंडस्ट्री में जो नेचुरल सोर्स में जो हेलियम निकाला जाता है, वो नेचुरल सोर्स से ही निकाला जाता है, मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जाता। हेलियम और जो नियॉन होती है वो मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन से मिलती है। बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हेलियम और नियॉन है, इनको रेडियो एक्टिव जब एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ हमें ये हेलियम नियॉन गैस भी मिल जाती है। इसमें कुछ नाम आ रहे हैं, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। तो पिच ब्लेंड का मतलब क्या है? पिच ब्लेंड एक्चुअली ब्राउन कलर का ब्लैक मासेस यूरेनेट होता है। क्या होता है? ब्राउन ब्लैक मास का यूरेनेट होता है, यूरेनाइट बोलते हैं इसको। एक्चुअली यूरेनियम से ही प्रोड्यूस हुआ ये। दूसरा आता है मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का फॉस्फेट मिनरल होता है। क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का फॉस्फेट होता है, मेरी फॉस्फेट मिनरल होता है, फॉस्फेट मिनरल। ठीक है, तो डरना नहीं है, सिंपल वर्ड्स है ये। इनके तुम बोल सकते ग्रीस में होते हैं, जो पुराने जमाने से बोले जाते हैं। क्लेवाइट क्या होता है? तो क्लेवाइट एक्चुअली ये यूरेनाइट कंटेन यूरेनियम, वो यूरेनाइट होता है जिसके अंदर यूरेनियम प्रेजेंट होता है, तो यूरेनियम से बना हुआ यूरेनाइट बोलते हैं। ये यूरेनियम से बना हुआ यूरेनाइट होता है। ठीक है, साहब तुम लोग को समझ में आ गए होंगे, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग अलग कलर में दिखते हैं और इनमें कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग होती है ना। जिनोन और रेडन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट, मतलब ये सबसे कम पाए जाने वाले एलिमेंट है पूरे ग्रुप में। रेडन की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका डीके है, रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट जो बनता है वो ये होता है 226 रेडन, मतलब रेडन ही बनता है कि कितना भी डीके हो ये बदलता नहीं। क्योंकि पोलोनियम में हमने क्या देखा था, पोलोनियम बदल जा रहा था, थोरियम और यूरेनियम में देखो ना, यही पढ़ा था हमने, है ना, कि पोलियम का अगर डीके होगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, तो वो दूसरे प्रोडक्ट में बदलता है। रेडियम में ऐसा नहीं होता है। अब ये अपना एकदम मस्त, बहुत तुम बोल सकते हो कि अगर मैं लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से कंपेयर करूँ ना, अभी की सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक बनाई गई केमिस्ट्री की, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। पहले बहुत लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 3 पेज जाता था, अभी उसने डायरेक्ट बोला कि आपको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, बड़ा सा इलेक्ट्रॉन कर आप प्रिंसिपल का डायरेक्ट कंडेंस पढ़ो ना, बराबर के नहीं पढ़ा। तो वही चीज किया, देखो यहाँ पे 16 एलिमेंट, 17 एलिमेंट और 18 तीनों को साथ में ले लिया, है ना।
आप इसको याद कैसे करेंगे? तो ऑक्सीजन पहला ग्रुप 16 देखते हैं। ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोरियम, पोलोनियम। अब देखो बहुत इजी है, इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे, तो इसको जरा ध्यान दो। ग्रुप 16, तो ग्रुप पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? हाँ फरहान, पहला ग्रुप साइमा, ग्रुप 13 होता है पहला ग्रुप, बरोबर के नहीं? तो मैं एक हाँ जनरल सर। फॉर्मूला बना रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला के हिसाब से जो पहला ग्रुप होगा उसका होना चाहिए NH2NP1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है। मानता हूँ ये नंबर ग्रुप 13 है क्योंकि ऑर्डर में गया, पर ये फर्स्ट ग्रुप है इसमें NH2NP1, करेक्ट? तो ये तो 14 क्या होगा? NH2NP2। 15 क्या होगा? NH2NP3। तो 16 क्या होगा? NH2NP4। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं पी ब्लॉक के हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा? NH2NP5। देखो ये चीज फिक्स होगी इसके अंदर। और लास्ट वाला तो सबको बताया NH2NP6, वहां जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। समझ में आया? अब आपको दूसरा क्या करें, कंडेंस का एकदम स्टाइल होता है, ये मैंने बता दिया है ना। कंडेंस में आपको हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन पहले आपको लगा देना। इसको लगाने के बाद ये सेकंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड। तो पीरियड के नंबर को हम यहाँ लिखते हैं एन बोले तो पीरियड। ऊपर वाला जो पावर होता है वो पावर फिक्स होता है, उसको सेम टू सेम शिफ्ट करेगा, सिर्फ एन की जगह पीरियड लगाओ। तो पहला क्या रहेगा? ऑक्सीजन है, तो हीलियम लिख के लिखो 2s2 2p4। समझ में आया कैसे किया? 16 है ना, तो 4 आएगा इधर पावर। समझा साइमा? कोई डाउट आया यहाँ पे? आपको देखो कंटिन्यू सेम रेंज मिलेगी, करेक्ट ना? नो रिप्लाई साइमा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मैं रुक जाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे तुम लोग ने कहा, अरे सर आप बोल रहे थे NH2NP के हिसाब से चलेगा, तो ये 3D क्यों आया, 4D क्यों आया, 4F क्यों आया? तो अरे 3D ये सब एलिमेंट बहुत इफेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में या उसकी शेल में या उसके रिएक्शन में, इसी वजह से इनको लिखना पड़ता है। फिर भी अगर तुम लोग को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सर मेरे को नहीं पता चलेगा कैसे डी आता है, तो याद रखो 4 के बाद 3D शुरू होता है, 2D 1D नहीं होता, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। जब भी आप 4s to 4p पे पहुंचोगे ना, तो हमेशा उसका एक नंबर माइनस करोगे 3D। 5y पे 5 पे पहुंचोगे ना, 5p पे, तो उसका एक नंबर माइनस करो तो 4D पूरा लिखने का, 10 तक फिल करने का। अगर आप लोग पहुंचोगे 6p, तो उसके अंदर आपको 4f सीरीज भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है? आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा, ये तो ज्यादा मुश्किल हो गया, तो मैं बोलूंगा सिर्फ इतना याद करो, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, तो भी मार्क्स आपको मिल जाएगा, नहीं कटेंगे मार्क्स। पर गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। समझ में आया? अब तुम लोग बोलेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे, मेरे को नहीं हो रहा है, तो इसका ट्रिक है। तो ट्रिक आप लिख लेते हैं, ओ ओ समबड़ी। अभी ये समबड़ी मेरे को आएगा कि नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? समबड़ी, सल्फर के लिए समबड़ी, सेलेनियम के लिए शुड टेल, पीओ के लिए, पोलोनियम के लिए पॉसिबल आंसर एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। ओ समबडी शुड टेल पॉसिबल आंसर, ये मैंने बनाया, तुम लोग और भी अलग अलग बना सकते हैं। याद हो गया? ओ समबडी शुड टेल पॉसिबल आंसर, ओ समबडी सर शुड टेल पॉसिबल आंसर। हाँ ये आपने जितने भी सारे ग्रुप्स का ये बनाया ना नाम, हाँ तो हाँ आपके पास कुछ लिखा हुआ है क्या वो? हाँ, उसका भी मेरे पास PDF है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। मैं दे तुम लोग को दे दूंगा। मेरे पास ठीक एक है। नोट ही है, क्विक रिवीजन, जिसमें शॉर्ट में ये ठीक ऐसे है सर। इस तरह के टाइप के चैप्टर को 11 12 पूरा कवर किया, तो वो देता हूँ, मेरे को ठीक ढूंढना है। पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो अभी हाँ इसके सर। हिसाब से ही देख लो, बाकी का तो शायद 11 में भी दिया था ना। तो पहले वाले का सिंपल है, ओ समबडी शुड टेल पॉसिबल आंसर। ऐसे टीचर लोग और भी हाँ। अच्छे से दे सकते हैं, इवन तुम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तुमको ये करना है कि इसको मैं एक ही एटॉमिक नंबर याद रखूं, मतलब मुझे ना सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखना है, बाकी को मुझे याद नहीं करना। ठीक है, तुम जिद पे आ गए, नहीं सर मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है ना? अब बोलूंगा मेरे को सर बाकी याद नहीं रखना, तो बहुत आसान तरीके इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 8 18 18 8 इसके साथ, ये तो 8 मैंने इसका लिखा है, फिर आपको क्या करना, इस 8 को इसके साथ ऐड करना है, तो 16 आएगा। फिर इस 8 को 18 के साथ ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? अरे रे रे, नहीं गलत आ रहा है ना, 34 आना चाहिए, पर ये आ रहा है, कितना है, 32 आ रहा है ना, थोड़ा सा करेक्शन हो गया।
तो यहाँ पे 32 अगर लेता हूँ तो वैसे तो ये ट्रिक काम करती है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 8 8 अगर सर 8, 34 हाँ उसका वो नंबर रहेगा ना पूरे उसका पीरियोडिक टेबल में, हाँ हाँ, कौन सा नंबर रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा ना 34। हाँ एटॉमिक नंबर ही है, पर इतना अलग क्यों जा रहा है वो सिर्फ है, क्योंकि ट्रिक होती है ना 8 8 18 18, याद है मैंने बताया था। हाँ ये ट्रिक बहुत परफेक्ट काम करती है। अभी देखो 8 8 16 तो बराबर आ रहा, उसके बाद हाँ हाँ सॉरी मैंने ही गलती किया, ये 16 को 18 के साथ ऐड कर, यही होता है ना, हम उसको अपोजिट को ऐड करते हैं, सर, इतना अच्छे से ओ को किसके साथ ऐड करेंगे? ओ का बताते तो हैं। 8 रहेगा, वो तो समझ पहले गया। 8 का 8 है, उसको आपको हाँ वो तो 8 याद से, रखना अब पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे लिखना, 8 को 8 से ऐड करो तो 16 आएगा, फिर 16 को आपको 16 में आपको 18 से ऐड करना है, कितने को? 18 से, समझ गए? तो 16 को 18 से ऐड करो 34 आएगा। अब 34 को हाँ फिर आपको 34 को 18 से ही ऐड करना है, तो आपको 52 मिलेगा, है ना? 8 वापस 18 18। 18, फिर वापस से आपको 18 से ज्यादा बड़ा नंबर लेंगे ही नहीं, है ना? 32 बहुत कम लेते हैं, फिर फर्दर 52 है, 52 को 18 से करेंगे, है ना? 18 से ही ना बरोबर कि 32 से, 32 सर फर्दर 18 ही रहेगा या फिर 32 32 रहेगा ना? हाँ वो 32 लेंथेनाइड्स 32, भी आ जाएगी बीच में। क्योंकि ये एक बार अपना बन गया ना, सब में ये रूल फॉलो होगा, 32 से 52 को ऐड करेंगे तो 84 आएगा। देखो एक बार अपना ये बन हाँ गया, सब में ये रूल फॉलो होगा, इसमें भी आपको सेव करना है 8 के साथ, इसलिए मैं ले लिखूंगा, इधर ही आप लोग समझ जाओ। क्लोरीन में भी आप क्या करो, 8 यहाँ पे 8 18 18 32, यहाँ पे भी सेम 8 18 18 32, तो यहाँ पे देखो नंबर बढ़ गया, तो 8 इसको मत लो, 8 यहाँ से शुरू करो नियॉन से, 8 18 18 30, समझ गए? ठीक है, हीलियम तो वो थोड़ा अलग सीरीज होने, क्या होगा 8 8 18 18 30 ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, देखो बाकी में तो पहला एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ हीलियम ही में, ग्रुप 18 में ही फर्स्ट पीरियड में भी एलिमेंट है ना, बाकी में नहीं है ऐसा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? 88 18 18 32 रूल याद रहेंगे, समझा सर। ये हाँ ग्रुप वाइज काम करते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, करेक्ट है, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट याद रखने हैं बस। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ट्रिक हमें पता चल गया। सबसे पहले आपको नोबल ग्रुप हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन लिखना है, उसके बाद पीरियड के हिसाब से 2s2 2p5 3s2 ऐसा लिखते जाए। ये इतना अच्छे से समझा रहा कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन, या बोलेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, बरोबर, ऐसा बोल के 1 मार्क्स के लिए दे सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा अरे यार मेरे को याद ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले ये पता है कौन से ग्रुप का है वो। अब मेरे को कैसे याद करना है, तो बहुत आसान है, मैंने इसका बताया था। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो एकदम आसान है। फिश कांट ब्रीथ, ब्रीथ का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ब्रीथ इन एयर, देखो बहुत इजी है, पानी से रिलेटेड ही है ना ये एलिमेंट, तो मैंने लिखा फिश कांट ब्रीथ इन एयर, फिश कांट ब्रीथ इन एयर, तो फिश हो गया फ्लोरीन, कांट में हो गया क्लोरीन, ब्रीथ मतलब ब्रोमीन, इन मतलब आयोडीन, और एयर मतलब एस्टेटिन। इजी है ना, इजी बिजी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया है ना। अब लास्ट वाला एलिमेंट बात है, इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ हीमेन, तो ये आ गया हेलियम का हीमेन, ने ये नियॉन का आ गया, आर्गन का आ गया अर्नोल्ड, अर्नोल्ड, और क्रिप्टन के लिए को, जेड एक्स ई का आ गया जमीन, और पे एक्स्ट्रा में डाल रहा हूँ तो ब्रैकेट में ले लो, और आर एन का हो गया रोंदा। समझ गया? तो यहाँ पे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन है, तो उसका क्या हीमेन ने अर्नोल्ड को जमीन पे रौंदा, देखो जमीन की जानबूझ के मैंने एक्स वाली एक स्पेलिंग लिखी, इजी है ना, याद हो जाएगा कि नहीं। हेमन ने अर्नोल्ड को जमीन पे रौंदा, तो हाँ हीमन सर। का हेलियम हो गया, ने बोले तो नियॉन हो गया, अर्नोल्ड हो गया अपना आर्गोन, को हो गया क्रिप्टॉन, जमीन बोले तो जिनॉन, और लास्ट वाला रौंदा मतलब रेडो। इजी है, इसमें भी सेम आप लोग वही कर सकते हो जो मैंने तरीका आपको बताया, एक्सेप्ट हेलियम, हेलियम पे वो रूल फॉलो नहीं होगा जनरल फॉर्मूले का, कि वो थोड़ा यूनिक जाता है ना बाकी लोगों से। NH2NP6, है ना, देखो सब में लास्ट में 6 है। इजी है ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यही तुम लोग को कर सकते हो, पर अगर डाउट आ रहा है, तुम बोले सर डी डी याद नहीं हो रहा है, तो मत करो। अगर गलत करने से अच्छा है कि 5 पे ये लिख दो, गड़बड़ हो सकती है ना, रॉन्ग हो जाएगा पूरा। समझ में आया? देखो सारी ट्रिक्स देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है टेक्स्ट बुक में लिख लो। हो गया, आगे कर ले बढ़े? लिया स्क्रीनशॉट। हाँ ओके, साइमा आपने भी लिख लिया?
अब देखो हाँ, नीचे सही ना है। उसी चीज को घिसा पिटा लिखा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 17 18 11। देखो क्या लिखा है कि ग्रुप 16 एलिमेंट उनका जनरल फॉर्मूला NH2NP4, जो मैंने ऊपर अलग से मैंने लिख कर ही बता दिया। यानी ये जो NH2NP5 इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला सबके लिए सेम जाता है, सिर्फ पीरियड के वाइज में बदलता रहता है, तो ये पढ़ने का अपने को कोई जरूरत ही नहीं है ना, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। आते हैं अटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग अटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब देखेंगे। अटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस कैसे जा रहा है इन एलिमेंट्स का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे जा रही है, बरोबर ना, ये सब देखने वाले। तो ये हम लोग ऑलरेडी इसको ज्यादा अच्छे से हम लोग टेबल से समझ सकते हैं, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि टेबल है ही नहीं, टेबल कैंसिल किया है, तो टेबल पढ़ना नहीं है। टेबल से मैं तुमको ये सारे फिजिकल ट्रेंड समझाता हूँ। तो पहले तुमको बेसिक पता होना चाहिए अटॉमिक रेडियस होता क्या। तो किसी सर्कल, देखो एटम सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो किसी भी एटम के सेंटर के न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। आयोनिक रेडिया क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है, और आउटर मोस्ट शेल पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार्ज के बेस पर अगर आप डिस्टेंस को एक्सप्लेन करें तो उसको आयोनिक रेडिया बोलते हैं। आई होप समझ सर में आ रहा है, तो सिंपल है। सेम सेम रहेगा क्या एटॉमिक रेडियस और आयनिक हाँ, आयोनिक रेडियस? रेडिया सेम ही होते हैं, बस एटॉमिक रेडिया में सेंट्रल टू न्यूक्लियस ऐसा वर्ड यूज करते हैं, आयोनिक रेडिया में चार्ज के बेस पे बात करते हैं कि सेंट्रल के पॉजिटिव चार्ज से लेके आउटर मोस्ट शेल के सर नेगेटिव आयोनिक चार्ज की ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर डेफिनेशन बताओगे, तो प्रॉपर क्या है, तो मतलब चार्ज बेस एग्जाम ऑन में द लिखना बेसिस रहा ऑफ तो? चार्ज। वैसे तो आएगी नहीं डेफिनेशन, पर बेसिकली क्या बोलेंगे, द सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज टू द डिस्टेंस ऑफ लास्ट शेल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द ऑफ पॉजिटिव चार्ज अनआइसोलेटेड ऑफ सिस्टम, न्यूक्लियस। हाँ अच्छा, ऑफ ठीक है, अनआइसोलेटेड समझा। गैसेस आइटम इज कॉल्ड। एकदम सिंपल है, ऐसे भी लिखोगे गलत नहीं हाँ रहेगा, सर। डेफिनेशन करेक्ट ही मानी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये बेसिक तो पढ़ाने का ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे हम लोग उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो मैं इसको एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ चेंज होती है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बोलेंगे सर डेफिनेशन सबकी अलग है, पर तीनों एक से ही है, मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले वन बाय वन जाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी एटम में, मान लो ये मैंने शेल बनाया, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, या तो वो ज्यादा लगेगी या तो कम लगेगी। तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, मिनिमम एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ने नहीं दे रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन इजिली तोड़ने दे रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है? हाँ फरहान, साइमा। समझा अब सर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ऐसा कोई तरीका जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले, है ना, एनर्जी यूज करके, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कोई एलिमेंट कितना निगेटिव होता है वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो बोलते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ चलती है, अगर एक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी बढ़ेगी और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो मान लो अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ती है तो मैं बोलूंगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ी, यानी ये दे नहीं रहा है, यानी घसीटने का काम कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, यानी ये बहुत निगेटिव एलिमेंट है ना, मतलब ये अट्रैक्ट करता है, जल्दी तोड़ नहीं रहा है, यानी कंप्रेस फॉर्म में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, बराबर, और डेंस होगा एकदम। तो चलो डायरेक्टली टेबल से समझते हैं, फटाफट अब समझ में आएगा। तो एलिमेंट लिखा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम। अच्छा ये जो अभी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अटॉमिक नंबर, अटॉमिक सॉरी रेडियस, आयनाइजेशन, ये सबके लिए सेम लागू होगा। नंबर याद नहीं करने, नंबर के बेस पे समझाऊंगा। जैसे अटॉमिक रेडियस, अगर आप ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ जाकर तो देखो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आयनिक रेडियस में भी देखो नंबर बढ़ते जा रहे कि नहीं, ये नंबर ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाए, कोई भी ग्रुप हो, 16 17 18, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, पूरा पी ब्लॉक, कोई भी ग्रुप हो, उसमें ये बेसिक प्रॉपर्टी, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो उनका एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगा। समझ में आया फरहान, साइमा? तो ये एरो का मतलब क्या आता है हाँ कि अगर सर। आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोटॉन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एनर्जी कहाँ पे ज्यादा लगेगी, देखो शुरुआत में एटॉमिक नंबर छोटा है, इलेक्ट्रॉन कम है, यानी गरीब है हमारा एटम, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा नहीं, यानी एनर्जी ज्यादा। पर जैसे जैसे आपके एटम की क्वांटिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपको एनर्जी
कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए एटम में से। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में एनर्जी बहुत ज्यादा है और बाद में जैसे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, क्योंकि आसानी से तोड़ा जा सकता है ना। समझ में आया ये? अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम काम करती है। देखो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी शुरुआत में बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी शुरुआत में बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ग्रुप के नेगेटिव होते हैं, पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटम के नंबर बढ़ेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होती। समझ में आ रहा है? यानी ट्रिक समझ में आया कि नहीं कुछ? फॉरन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सेम जाते हैं। देखो शुरुआत में ज्यादा नेगेटिविटी है, पर जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो नंबर घटते जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर है ना कुछ फ्लक्चुएशन है, तो ये बहुत रेयर केसेस है कि आप देख सकते हो शुरुआत में घटौती कम हो रही है, बाद में जो घटना है वो बढ़ रहा है। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा है एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, बाद में आप देख सकते हो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, यानी एलिमेंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यानी वही से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और शुरुआत में ज्यादा है, बाद में कम होते जा रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब डेंसिटी की बात करते हैं। अरे कॉमन सेंस है, डेंसिटी का गेन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक मास पे निर्भर करता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस की तरह जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये बढ़ेगी। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भाई लोग हैं, ये सब आपस में साथ में काम करेंगे। कौन अपोजिट काम करेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ये अपोजिट काम करता है। अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमेशा उल्टा काम करते हैं हमारा एटम की क्वांटिटी के बेस पे। कम रहेंगे तो अच्छा, ज्यादा रहेंगे तो कमजोर पड़ जाते हैं, है ना? ऐसे ही हो रहा है ना। समझ में आया फरहान, साइमा? क्लियर है? हाँ सर कोई समझा। डाउट? अभी इतना टाइम वेस्ट में यहाँ नहीं। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला भी सेम जाएगा, सबके लिए सेम प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में गेम में रहेगा, अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे लिखोगे? बोलेगा एक्सप्लेन द आयोडाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, मान लो ऐसा बोला, या ग्रुप 17 है तो बोलेंगे एज वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर द आयोडाइजेशन एंथैल्पी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डिक्रीज क्यों हो रही है, तो आप सेम उल्टा बोलते रहे, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और इंक्रीजिंग एटॉमिक रेट्स और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज वीक हो गई है, तो उसको इजिली वी कैन रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेप। बट व्हेन वी आर गोइंग अप the electron ionization enthalpy is increases because in first group there is less atomic number, तो atomic number less होने की वजह they are more electronegativity, because of more electronegative we can't remove the electron easily। मैं तो ऐसा सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, पर आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कैसे लिखना है, क्या लिखना है ना? सिंपल है कि नहीं? कैसे घसीटना है, कैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, याद रहेगा ट्रिक के लिखूं मैं? देखो ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब भाई लोग हैं, ये सब आपस में साथ में बढ़ते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ना हम फैमिली में एक जन बढ़ता है तो वो फैमिली का मेंबर सबको तरक्की देता है, सबको बढ़ाता है, सब चलो साथ में बढ़ो। तो याद रहेगा ट्रिक ये सबके लिए। कौन अपोज में काम करते हैं? ये लोग नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? ये तुम्हारे दुश्मन है कि तुम लोग बढ़ रहे हैं तो उन लोगों को बहुत वो हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं, उन्हें घट रहे, तुम्हारी सक्सेस से इनकी बर्बादी आ रही है ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये उल्टा काम करेगा। अगर चीजें बढ़ेगी तो ये घटते, इनकी ताकत कमजोर होगी, और अगर तुम्हारी ताकत कम होगी तो ये ताकत बढ़ती। अंडरस्टूड? इजी है साइमा, फरहान? कैसे लिखना है वो भी समझ में आया? टेबल का नंबर याद नहीं रखने, सिर्फ उनको हाँ सिर्फ सर ऑब्जर्व समझा। कर लेंगे, ठीक है? 17 के लिए भी 18 के लिए भी वही वैसी काम करेगा, तो मैं चाहता हूँ ये होमवर्क ले लो, तुम लोग देखो। मैंने डायरेक्टली ये जो नीचे लिखे हुए वर्ड्स है इनको मैंने इसमें ही एक्सप्लेन कर दिए। अगर तुम इसमें भी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, वही चीज को घिसा पिटा रहा है
कुछ एलिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी वही चीज लिखी है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग गो थ्रू करो, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वापस सब लोग 5 मिनट में वापस स्टार्ट करते हैं, यानी 10:45 को वापस आते हैं, ठीक है? हाँ सर, 10:40। ठीक है। ओके, चलो फिर ब्रेक ले लो, अगेन वी स्टार्ट आफ्टर 10 हाँ